Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कि आजकल के मौसम में हम सबको बहुत इफ़ेक्ट करता है। एक तो ये कि इस मौसम के आते ही आशूब चश्म का एक मसला होता है, उसके अलावा भी आँखों के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं और अमराज हैं जिनके बारे में हमें जानना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अब जबकि डायबिटीज़ का मसला बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। तो आज इस बारे में बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है डॉक्टर अनीक मिर्ज़ा को। डॉक्टर अनीक मिर्ज़ा बड़े मारूफ आई सर्जन हैं और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। आप अमानत हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि जैसे मैं कह रही हूँ गर्मियों में आँखों के वो क्या मसाइल हैं जो आपके पास लोग कॉमनली जिसके साथ आ रहे होते हैं? गर्मियों में नेचुरली जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शंस के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। और आमतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, लेकिन गर्मियों में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन हो जाती है, जिसको आशूब चश्म कहते हैं आप आम ज़ुबान में। इसमें आँख से पानी आना, आँख का रेड हो जाना, खारिश होना बहुत ज़्यादा, और बड़ी तेज़ी से ये स्प्रेड होती है। बिकॉज ये पेशेंट आता है तो आप ज़रा सी हिस्ट्री लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि ये एलर्जी नहीं है, ये इन्फेक्शन है, इसलिए कि उसके घर में भी 3-4 लोगों को हुआ है, या जहाँ वर्क प्लेस है या बच्चे का स्कूल है तो आपको पता होगा कि वहाँ ये फैला हुआ है बड़ी रैपिडली। 2-3 दिन पहले किसी को हुआ था, अब इसको हो गया और आगे स्प्रेड हो रहा होता है। और इसमें दिन में आपको पानी आना आँख से और आँखों का रेड होना या खारिश होना जी। लेकिन जब सो के उठता है पेशेंट उस वक्त आंखें उसकी स्टिकी हुई होती हैं, चिपकी होती हैं। ये इन्फेक्शन की निशानी है। अगर वो एलर्जी होगी तो आंखें चिपकी भी नहीं होंगी। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो प्रिकॉशन है कि आपको पता है कि किसी को हुआ हुआ है आशूब चश्म, तो आप डिस्टेंस रखें, हैंडशेक ना करें। जिसको हुआ हुआ है वो डार्क ग्लासेस लगाए, उससे एक तो दूसरों को भी पता लग जाता है कि इसको, अगर वो घर के अंदर भी बैठ के ग्लासेस लगाई हुई है तो नहीं, हमारे यहाँ पर तो शो में सेलिब्रिटीज भी ग्लासेस लगा के बैठे होते हैं। बस फिर आप प्रिज्यूम करें कि उनको इन्फेक्शन हुई हुई है। राइट, सही। तो दूसरा ये होता है कि इसको ट्रीट कैसे करें। ये एडिनो वायरल होता है, उसके 3-4 सीरोटाइप्स होती हैं, और कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इसको ख़त्म करे। अच्छा। ये सब दवाइयाँ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए जब तक कि ये बीमारी चल रही है। ठीक है। अगर आप कोई भी दवाई ना यूज़ करें, सिर्फ ठंडे पानी से वॉश करते रहें बार बार, जितना फ्रीक्वेंटली दिन में टाइम मिले, तो ये ठंडे पानी से बड़ी जल्दी ये बेहतर हो जाती है। बेस्ट रेमेडी है ठंडा पानी। ठीक है। क्लीन कोल्ड वाटर। राइट। और कोल्ड वाटर का मतलब है बर्फ वाला पानी? नहीं, या आम टैप वाटर? नॉर्मल टैप जो अच्छा ठंडा, कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। एक टेम्परेचर कम होता है, वायरस मरता है क्योंकि वो गर्मी में प्रोलिफरेट हो रहा है। नंबर 2 ये कि जब पानी इतना ज़्यादा आँख से इरिगेट होगा तो वो उसको डाइल्यूट कर देगा वायरस, और फिर ज़ाहिर है वो निकलता है, वॉश आउट होता है, तो जल्दी क्लियर हो जाता है। तो आप सजेस्ट करते हैं कि इसके बारे में कोई मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट कि डिस्टेंस रखें दूसरों से। नंबर 2 पानी से वॉश करें। ठीक है। लेकिन होता ये है कि जब ये पानी बहुत ज़्यादा आँख में इन्फेक्टेड वायरस का जो पानी आ रहा है उसमें फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा। इसलिए फिर हमें एंटीबायोटिक डालने पड़ते हैं कि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत कॉमन है कि आँख में 5% फ्लां डाल लें, ये डाल लें, वो डाल लें। आई ड्रॉप्स जो है वो तो कॉमनली हम जैसे कैंडीज यूज़ करते हैं इस तरह से हम आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। आप सजेस्ट करते हैं कि करना चाहिए अगर हमें पता हो कि हमें एलर्जी का मसला है या हमें आंख में इचिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि इस पे मैंने ज़रूर बात करनी है। 2 चीज़ें होती हैं जब वायरल इन्फेक्शन होती है, कि एक एंटीबायोटिक और दूसरा स्टीरॉइड्स। जी। और अक्सर आपको डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो आपको दे देगा कि जी ये एंटीबायोटिक और ये स्टीरॉइड्स डाल लें, लेकिन वो टाइम आपको बता देगा जी हफ्ते के लिए डालें या 5 दिन के लिए डालें। ये नहीं है कि अनलिमिटेड डालते रहें। ठीक है। अब उस टाइम पीरियड के लिए तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको महीने बाद यही प्रॉब्लम हुई या आपके घर में किसी और को हुई, आप कहेंगे ये मैंने डाला था, ये ठीक हो गया था, तुम भी ये डाल लो। अब आपको क्या पता कि उसकी आँख की क्या कंडीशन है। जी। हो सकता है आपकी आँख का कॉर्निया ठीक था, उसका कहीं कॉर्निया में भी इन्फेक्शन आई हुई है, और आप यही दवाई डालेंगे तो उसकी तो इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इस चीज़ से ना। अच्छा। एंटीबायोटिक ज़्यादा डालना
हमारी एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा यूज़ है खाने के लिए भी और आंखों में डालने का भी कि बहुत उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। बहुत सी इन्फेक्शंस ऐसी हैं जो अब एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल नहीं होती, इसीलिए फिर नए नए वर्जन्स लाने पड़ते हैं एंटीबायोटिक्स के, तो वो रेजिस्टेंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। 0.5% आपने वो बात की, क्लोरामफेनिकोल बहुत पॉपुलर रही है, बहुत अरसा यूज़ होती रही है। तो अब ये कि और बहुत सारी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ है जो नहीं होना चाहिए। नंबर 2, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसी तरह है कि लोग जब एक दफ़ा हुई प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम होगी तो वो सेल्फ मेडिकेशन करेंगे जी। वो कहेंगे जी अब हमें क्या डॉक्टर के भी जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे, खर्चा भी करेंगे, यही दवाई ले लो। ठीक है। स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा डालते हैं। एक तो जब आपने बीमारी के लिए शुरू की थी हफ्ते के लिए, हो सकता है आप 1 महीना डालते रहे। नंबर 2, जब दोबारा प्रॉब्लम होगी तो आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे जी। तो ये एक इनजडिशियस यूज़। नंबर 2, ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन, जाके आपने खरीद ली, डालने शुरू कर दी। ठीक है। स्टीरॉइड्स डाल के अगर आपके कॉर्निया में कोई छोटा सा भी जख्म था उस इन्फेक्शन का जो आपको नहीं पता था, उसी वायरल इन्फेक्शन से, तो अब वो डीप होता जाएगा क्योंकि स्टीरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी लो कर रहे हैं। ठीक है। और वो कॉर्नियल एब्सेस बन सकता है और वो आपके लिए विजन के लिए खतरा है। बसारत भी आपकी जा सकती है। बिल्कुल। नंबर 2, स्टीरॉइड्स डाल के ग्लोकोमा होना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए ये मेरा एक और ये पॉइंट था कि ये ज़रूर मैंने बात करनी है। वर्ल्ड ग्लोकोमा डे भी हम मनाते हैं साल में एक दफ़ा अवेयरनेस के लिए कि लोगों को ये पता चले कि ओवर द काउंटर इस तरह दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। हमारे कोई चेक नहीं है और पेशेंट्स ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पाकिस्तान में जो मैंने देखा ना, हमारे KPK में ये कोहार्ट, बन्नू, ये इस एरिया का के बच्चों में एक ख़ास किस्म की एलर्जी होती है बच्चों में बहुत ज़्यादा, जिसमें पानी आता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि वो बाहर दिन में निकल नहीं सकते। फोटोफोबिया होता है। और उसकी वजह क्या है? एलर्जी है। ठीक है। ये एक मतलब वो एक जेनेटिक उनकी मेकअप ऐसी है कि वो एक सर्टेन एज में उनको होती है। सही। 2-3 साल की उम्र में शुरू हुई, 10-11 साल की उम्र तक वो सीवियर एलर्जी रहेगी। ठीक है। विद टाइम ठीक हो जाएगी। लेकिन इस टाइम में अगर वो सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, स्टीरॉइड डालेंगे, स्टीरॉइड डालने पड़ते हैं, मतलब वो इलाज है, लेकिन बड़ा लिमिटेड यूज़ होता है, कंट्रोल यूज़। वो हम कहते हैं कि इतनी देर यूज़ करें, फिर बंद करके फिर आप एंटीहिस्टामिन्स और दूसरी चीज़ें यूज़ करें। ठीक है। सबसे ज़्यादा उनको रिलीफ इससे मिलता है, वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और वो कई महीने डालते रहते हैं। उसके बाद जब वो हमारे पास यहाँ पहुँचते हैं उनको पता ही नहीं होता बच्चे का ग्लोकोमा से ये ग्लोकोमा क्या विजन लॉस हो चुका होता है। ये क्या चीज़ है? बिकॉज मैंने रिसेंटली आई मेट अ फ्रेंड और देखने में अपेरेंटली वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे और उन्होंने अचानक मुझे कहा कि मुझे ना आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये टेबल यहाँ से कितनी दूर है। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई कि ये क्या बात है। तो उन्होंने मुझे बताया बड़े आराम से कि मुझे ग्लोकोमा है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे आपने डिस्टेंस स्टेप्स में बता दें कितना। सो आई वाज शॉक्ड कि इतना ये इफ़ेक्ट कर सकता है एक बंदे को। और इतना मतलब क्या ये बहुत सडनली हिट करता है या ये इसका कोई ग्रेजुअल ऑनसेट है? कैसे पता चले? क्या ये फैमिली में रन करेगा? ग्लोकोमा की बेसिकली ग्लोकोमा जो है वो आपको मैं ये बता दूं कि ब्लाइंडनेस की जब हम बात करते हैं तो ब्लाइंडनेस 2 किस्म की होती है। एक रिवर्सिबल होती है जिसके लिए हम इलाज करें और वो वापस आ जाता है विजन। एक इरिवर्सिबल है, जितना डैमेज हो गया वापस नहीं आता। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस के बहुत सारे कॉजेज हैं जिसमें नंबर 1 ग्लोकोमा है। ये है क्या चीज़ ग्लोकोमा? इसमें आपकी जो पीछे हमारी नर्व होती है नज़र की, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह क्या होती है? उसमें बड़ी ख़ास किस्म के चेंजेस होती हैं और आपकी साइड से विजन कम होना शुरू हो जाती है। अब जिसकी आप बात कर रही पेशेंट की, उनको सेंटर से नज़र आ रहा होगा, साइड से उनके विजन लॉस हो चुका होता है। इसको हम टनल विजन कहते हैं। जैसे टनल के अंदर से बैठ के आप देख रहे हैं तो आपको एंड पे लाइट नज़र आ रही है। राइट। और इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात जो है वो हेरिडिटी है, फैमिलीज़ में रन करता है। कुछ रेसेस हैं जिनमें ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। इसकी 2 जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक ये है कि इसके सिम्टम्स कोई नहीं। ओह, यानी एब्सोल्युटली पता ही नहीं चलता। इसको हम कहते हैं स्नीक थीफ ऑफ लाइट। ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे घर का चोर आहिस्ता आहिस्ता 10 रुपए 20 रुपए रोज़ चोरी करे, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो 1000 रुपए इकट्ठे नहीं निकालेगा। बाय द टाइम आपके 1000 रुपए जाएंगे, आप सोचेंगे ये तो कोई गड़बड़ है। तो उस टाइम तक आपका लॉस हो गया, कोई पेन नहीं हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई पेन नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता साइड का विजन जा रहा है, आपको इधर से नज़र नहीं आ रहा, आप कहते हैं शायद सब ठीक है।
जब सेंटर का विजन इफेक्ट होता है फिर आपको पता लगता है कोई गड़बड़ है, फिर आप जाके डॉक्टर को दिखाते हैं तो बाय दैट टाइम वो लॉस हो चुका होता है। ठीक है। तो एक तो ये है कि बड़ा वो क्वाइटली हो रहा है, उसका कोई सिम्टम्स नहीं है। नंबर 2, जितना हो गया है दैट इज़ इरिवर्सिबल, वापस नहीं आ सकता। तो ये बड़ा इसका अलमिया है। तो जब ऐसी बीमारी हो जिसका आपको सिम्टम्स ही ना हो, हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं ना, पेशेंट एक प्रॉब्लम के साथ आता है, डेंटल पेशेंट पेन के साथ आता है, आई वाला जिसके ग्लोकोमा है उसको पता ही कुछ नहीं चल रहा, तो फिर हम कैसे ये डिटेक्ट करें जल्दी? उसके लिए फिर सिम्टम्स पीछे रह जाते हैं और रिस्क फैक्टर्स आगे आ जाते हैं। और वो क्या है? हम कहते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए लोगों को, बहुत ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस, ताकि वो खुद अगर उनको लगे तो फिर वो दिखा सकें, फौरी तौर पर रुजू करें डॉक्टर से। वो क्या है रिस्क? उसमें रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, किसी की ग्लोकोमा की, उसके पेरेंट्स को था, उसके बहन भाइयों में किसी को है, उसके अंकल्स एंड आंट्स में किसी को है, ठीक है, तो उनको कॉशियस होना चाहिए। और एज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विद एज इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड किस एज से इसका ऑनसेट? एज 40 प्लस जब हो जाती है तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है उनको फिर ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है। और अगर सब ठीक भी है तो वो ये नहीं है कि वो ठीक है तो सब ठीक रहेगा, यू नेवर नो कि साल बाद क्या हो, 2 साल बाद क्या हो। ठीक है। तो फिर ईयरली उनको एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। फिर ये है कि आई का जो प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर हम उसे कहते हैं, आई का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ग्लोकोमा में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक। कुछ ऐसे भी ग्लोकोमा है जिनमें कम प्रेशर होता है बट वही सब कुछ डैमेज हो रहा होता है, लेकिन ज़्यादा 2/3 केसेस में प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा प्रेशर आँख को डैमेज करे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। प्रेशर का आपको फील कई दफ़ा नहीं भी होता है, समटाइम्स आपको एक डल सी पेन फील होती है आंखों में, आंखों में या कनपट्टियों में, सर में भी हो सकती है। आंखें हैं साथ, वो सर में भी रेडिएट कर सकती है। आंखें हैवी लगती हैं और स्पेशली सुबह सो के उठे तो आंखें बोझल लगती हैं। ठीक है। तो उन्हें चेकअप करा लेना चाहिए कि कहीं उनका प्रेशर ज़्यादा ना हो। ठीक है। फिर जिनको मायोपिया होता है, माइनस की ग्लासेस लगी हुई हैं, जो जिनको हम नियर साइटेड कहते हैं ना, कि नियर नज़र आ रहा है दूर नज़र नहीं आता, ग्लासेस लगाते हैं। ठीक है। मायोपिया में भी ग्लोकोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर्स है जो पेशेंट्स को पता होने चाहिए। अगर उनमें ये है तो फिर वो एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवा लें। राइट। कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स होते हैं, मेजॉरिटी में नहीं होते। ठीक है। जिनमें होते हैं उनमें ये आई पेन जैसे आप कह रही हैं, आंख में या उसके अराउंड सर में दर्द हो सकती है, या ये है कि सुबह के टाइम ब्लरिंग ज़्यादा होना। ठीक है। सो के उठते हैं। ब्लरिंग का मतलब क्या है? कि उनको धुंधलापन होगा, साफ दिखाई नहीं देगा। धुंधलापन या हेलोज अराउंड लाइट। अच्छा। जैसे आप मून के अराउंड रात को देखते हैं तो सर्कल्स नजर आते हैं ना, क्योंकि जो आई का प्रेशर है वो ऐसे अप्स एंड डाउन्स उसमें आते हैं। उन सर्केडियन रिदम हम जो होता है ना, नॉर्मल फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं अप्स एंड डाउन। इसमें सुबह फजर के अराउंड एक राइज आना शुरू होता है आँख के प्रेशर का, जब पेशेंट सो रहा होता है, और फिर 8-9 बजे के अराउंड समटाइम्स वो पीक आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे जाता है, फिर 3-4 बजे फिर एक राइज आता है, फिर शाम में फॉल करता है। तो ये फ्लक्चुएशंस होती हैं और यूजुअली इसमें अर्ली मॉर्निंग प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। ग्लोकोमा के पेशेंट्स में ये फ्लक्चुएशंस और एनहांस हो जाती हैं। ठीक है। तो सुबह जब वो उठता है उस वक्त प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसको पेन हो सकती है या उसको ब्लरिंग हो सकती है, और वो कहता है कि सुबह मुझे ब्लरिंग होती है या हेलोज नज़र आते हैं लाइट के अराउंड, और फिर मैं काम पे चला जाता हूँ 10-11 बजे के बाद, आई एम फाइन। ठीक है। तो ये एक निशानी है। राइट। अगर किसी को है तो फिर उसको इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, इनको नज़रअंदाज, क्योंकि सीरियस इसलिए कि ये इरिवर्सिबल है। जी बिल्कुल। जो डैमेज अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक ऐसे माहौल में जबकि हम आई स्पेशलिस्ट के पास तो जाने का मेरा ख्याल है बहुत कम कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिशियंस के पास, वो भी अगर हमें बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए, मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है यहाँ से यहाँ और यहाँ डिस्टेंस करते करते जब बिल्कुल, तब वो चले जाएंगे और वहाँ से सिर्फ वो नज़र का अपना चेक करेंगे कि चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, बस आई ग्लासेस चेंज कर लेंगे। इससे ज़्यादा तो आंखों का हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वी नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट। ऐसे ही होता है तो क्या most of the किया? times, तो गिरती हुई नज़र जो है जी, क्या इसमें भी, इसको भी किसी तरह रोका जा सकता है, बेहतरी की जा सकती है? जो आई साइट के नंबर्स ग्लोकोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे आप वैसे जनरल जिन लोगों को ग्लूकोमा गिरती हुई नज़र, असल में दूर की नज़र आप देखें कम हो रही है, तो अगर आपकी ग्लासेस का नंबर चेंज हुआ है तो उसकी एक निशानी ये होती है कि पेशेंट यूँ स्क्वीज़ करके देखता है दूर। दूर
बच्चे आपने देखा होगा कभी टीवी देख रहे हैं, वो आंख ऐसे कर रहे होते हैं, तो वो निशानी होती है कि इनकी दूर की नज़र कमज़ोर है। तो वो उसको हम पिन होल इफेक्ट कहते हैं कि वो एक स्मॉल होल में से देखता है तो उसको क्लियर नज़र आता है, तो वो बच्चा खुद ब खुद लर्न कर लेता है कि अच्छा मैं आंख छोटी करूँ तो मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये निशानी है कि उसकी दूर की नज़र कम हो रही है। अब उसने ग्लासेस लगाई हुई हैं, 2-3 साल हो गए वही ग्लासेस चल रही हैं, उसके बाद अगेन उसने यूँ करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स कि अब और उसका नंबर चेंज हो रहा है, उसको फिर चेक करवाएं। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ ग्लासेस का नंबर चेंज करना ही इसका इलाज है या इसको अदरवाइज भी किसी तरह से बेहतर किया जा सकता है? आपको बताता हूँ ना कि ये जो पिन होल इफेक्ट मैं कह रहा हूँ ना, ये पिन होल टेस्ट एक बड़ा सिंपल टेस्ट होता है। जब हम विजन देखते हैं पेशेंट का कि हम उसके आगे एक पिन होल रख के उसके थ्रू दिखाते हैं तो वो कहता है कि मेरा विजन बेहतर हो गया, मुझे सही नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि उसको ग्लासेस की ज़रूरत है। लेकिन अगर उसका पिन होल से भी बेहतर नहीं हो रहा, जैसे आप पूछ रही थी कि किसी का विजन दूर का ग्लासेस लगी हुई फिर भी कम हो रहा है और अब वो पिन होल से भी बेहतर नहीं हो रहा, आपने ग्लासेस ट्राई भी की, कोई नई चेक भी करवाया, लेकिन अब नज़र और बेहतर नहीं हो रही, कम हुई है, दैट मीन्स कि कोई और प्रॉब्लम है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और अगर किसी का मायोपिया है, जिस तरह अगर ऑप्टिशियन के पे गया और उन्होंने ग्लासेस वगैरह दे दी, तो मायोपिया है और कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी ग्लोकोमा की एक एडल्ट में, तो फिर उसको प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। प्रेशर्स और आई का अंदर से हम ऑप्टिक नर्व देखते हैं कि कोई ग्लोकोमा का डैमेज तो नहीं हुआ होगा। राइट। अच्छा, बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आजकल जो मतलब नज़र की कमज़ोरी है, इसकी आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? जो हमने शुरू की थी बात कॉमन आई प्रॉब्लम्स, आपने खैर वो इन्फेक्शन से बात शुरू की थी, इन्फेक्शन भी बड़ी हमारी कॉमन है। और एक बड़ा कॉमन आजकल जो प्रॉब्लम है, हमारे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, एक ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी, दैट इज़ कंप्यूटर सिंड्रोम या स्क्रीन सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा हो गया। हर वक्त मोबाइल पे, और बच्चा क्या बूढ़ा क्या 80 साल 100 साल सब बैठे मोबाइल पे, बच्चे उसी पे गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल भी उस पे खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म, उसी पे स्कूल का होमवर्क हो रहा है, उसी पे ड्रामे देखे जा रहे हैं, टीवी देखा जा रहा है, एवरीथिंग। तो टीवी का कल्चर मुझे लगता है 10 साल बाद टीवी खत्म हो जाएगा, सब बैठ के मोबाइल पे देखेंगे। स्क्रीन यूज़ बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन में एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिसका आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं, क्या वो हमारी आई को डैमेज कर रहा है अभी प्रूवन नहीं है, क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू सनलाइट जो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन स्क्रीन यूज़ में कॉन्स्टेंटली आप फोकस कर रहे हैं करीब, और अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ बुक से या मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ तो फ़ोन मेरी आई को ज़्यादा फटीग दे रहा है। अच्छा, किताब और यहाँ हाँ, और हम बहुत ज़्यादा करते हैं, फ़ोन यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, अब रिक्वायरमेंट भी हो गई है, हमारी ईमेल सारी, हमारी वर्क प्लेस, हमारी ऑनलाइन काम करना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अननेसेसरी जो है ना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक, आप बैठ के खामखा करते रहे, या टीवी ड्रामा आप टीवी पे देखें बैठ के 10-15 फुट के फासले पे, वाई ऑन दिस स्क्रीन, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ है। उससे जो छोटा बच्चा है उसका कॉन्स्टेंटली फोकस वहाँ रहता है। ठीक है। अगर वो यहाँ बैठ के टीवी देख रहा है तो उसकी आई रिलैक्स्ड है, जब वो यहाँ देख रहा है तो वो फोकस कर रहा है। ठीक है। अब उसकी ग्रोइंग एज है, उसमें उसके आई बॉल का साइज़ भी छोटा है, उसने बड़ा होना है, जब वो स्ट्रेन करके फोकस करके वो पढ़ता जाएगा तो उसकी आई की ग्रोथ पे इफेक्ट आता है उसका। राइट। और फिर उसको ग्लासेस लगती हैं और वो पे परमानेंट हो सकती हैं। तो बच्चों में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है स्क्रीन यूज़ का। ठीक है। बड़ों में एक दफ़ा ग्रोथ हो चुकी होती है तो ये इशू नहीं होता, लेकिन एक ड्राई आइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और फिर जब इंटरेस्ट से आप देख रहे होते हैं तो आपकी ब्लिंकिंग नहीं होती। नॉर्मली आप अबाउट 16 टाइम्स अ मिनट आंख ब्लिंक करते हैं, लेकिन मोबाइल पे आप किसी को देखें ना तो उसकी आंखें जैसे कहते हैं ना फटी की फटी रहेगी, ऐसे आंखें खुली हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो ड्राई आइज़ बहुत ज़्यादा। तो ये ड्राई आइज़ इनका भी क्या है? क्या आई मॉइस्चराइजर जो मुख्तलिफ वो आते हैं, क्या खुद ही से डालते रहना चाहिए, आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह आप ले सकते हैं? ओवर द काउंटर ये परमिसिबल है। ठीक है। क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कई लोगों को टॉक्सिसिटी होती है कि किसी प्रिजर्वेटिव से कि दवाई डाली आंख रेड हो गई तो आप वो छोड़ दें दवाई, अदरवाइज आर्टिफिशियल टीयर्स में ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ तरह लेस विस्कस होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं थिक, किसी की बहुत सीवियर ड्राई आइज है तो वो ज़्यादा थिक यूज़ करते हैं, वो तो फिर हम देख के बताते हैं अकॉर्डिंगली कि किसको कौन सा चाहिए। लेकिन ड्राई आइज़ का ये एक लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और कई दफ़ा ये चीज़ भी हमें कंफ्यूज करती है पेशेंट को विद ग्लोकोमा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को ब्लरिंग हो रही है, आंखों में दर्द हो रही है,
तो जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं उनको भी ये सिम्टम होता है, लेकिन वो जब चेक कराएंगे तो पता लगेगा कि ग्लूकोमा नहीं है, कि ग्लूकोमा तो नहीं है, उनको स्क्रीनोमा है। हाँ स्क्रीनोमा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते डॉक्टर साहब, ये गर्मियों में हम कैसे अपनी आँख की हिफाजत करें, इसके बारे में हमें बता दीजिए। गर्मियों में एक तो यही है कि इन्फेक्शन से बचाएं, किसी को इन्फेक्शन है तो ज़रा डिस्टेंस रखें, डार्क ग्लासेस लगाएं और पानी से वॉश करें फ्रिक्वेंटली। अगर साफ़ पानी है तो उससे भी आपकी ये आंखें, अर्के गुलाब वगैरह आंखों में अर्के गुलाब, अगर अर्के गुलाब है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें वही कोई स्टीरॉयड पीस के वो बनाया हुआ है, यू नेवर नो, तो फिर उल्टा उससे ग्लोकोमा हो जाएगा अगर वो स्टीरॉयड डाल रहा है। ठीक है, तो ये नहीं पता होता कि अब अर्के गुलाब खालिस है या नहीं। राइट, ठीक ये है, ख्याल रखना चाहिए। तो ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, सो वंडरफुल टू हैव यू डॉक्टर अनीक, थैंक यू फॉर योर टाइम। हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमान के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।